Hello everyone, welcome to this YouTube channel. This is another video on photomorphogenesis. Okay, पहली वीडियो में हम लोग फाइटोक्रोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम इस वीडियो में क्रिप्टोक्रोम जो पिगमेंट होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, वो भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, क्रिप्टोक्रोम जो है ये फ्लेवोप्रोटीन्स की क्लास है जो कि सेंसिटिव होते हैं ब्लू लाइट से. ठीक है. और ये इनको ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है. लास्ट टाइम हमने फाइटोक्रोम पढ़ा था, तो फाइटोक्रोम जो है वो रेड लाइट और फार रेड लाइट को जो है रिसीव कर रहा था, उसको सेंस कर रहा था. ब्लू लाइट को भी वो रिसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं जिस एक्सटेंट तक क्रिप्टोक्रोम करता है. ठीक है. तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पे. मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगी कि जिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने फाइटोक्रोम वाली वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, पहले आप उसको देखिए फिर इस पार्ट 2 पे आइए. ठीक है. क्रिप्टोक्रोम का जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए फोटोलाइज के जैसा होता है. स्ट्रक्चर डीएनए फोटोलाइज जैसा है, काम डीएनए फोटोलाइज जैसा नहीं है. ठीक है. और ये भी जो डीएनए फोटोलाइज होता है ये भी ब्लू लाइट से एक्टिवेट होता है. और क्या करता है, रिपेयर करता है pyrimidine डाइमर को. अगर आपने डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने इस एंजाइम के बारे में सुना होगा. ठीक है. क्रिप्टोक्रोम जो है इसमें कोई भी डीएनए रिपेयर की एक्टिविटी नहीं होती, बट ऐसा माना जाता है कि डीएनए फोटोलाइज और क्रिप्टोक्रोम जो है वो साथ में इवोल्व हुए होंगे क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. क्रिप्टोक्रोम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कैडियन रिदम में भी. ठीक है. पहली बार क्रिप्टोक्रोम को Hy4 म्यूटेंट बोला गया जब देखा गया कि जो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में भी हाइपोकटाइल का इनिबिशन जो है वो नहीं हो पा रहा है. पहली बार क्रिप्टोक्रोम को Hy4 म्यूटेंट बोला गया जब देखा गया रेबिडोप्सिस प्लांट में कि वो लाइट की प्रेजेंस में भी हाइपोकटाइल का इनिबिशन नहीं शो कर रहे हैं. ठीक है. बाद में इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया गया और इसका वेट 75 किलो डाल्टन था जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर था फोटोलाइज के. और बाद में इसको रीनेम दिया गया, दोबारा से नाम दिया गया Hy4 म्यूटेंट को, और इसको कहा गया क्रिप्टोक्रोम. ठीक है, क्राई1. जो क्रिप्टोक्रोम है ये एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है. ठीक है. इसमें दो तरह के क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फ्लाविन, दूसरा होता है टेरिन. ओके. क्रिप्टोक्रोम जो है इसके दो डोमेन्स होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल. ठीक है. एक होता है सी टर्मिनल. ये जो सी टर्मिनल होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं डैश डोमेन भी बोलते हैं, और यहाँ पे कॉप1 इंटरेक्ट करेगा या फिर फोस्फोराइलेशन वगैरह कुछ भी होगा तो वो इस डोमेन पे होगा, सी टर्मिनल डोमेन पे होगा. जैसे कॉप1 बाइंड करेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म को कि कॉप1 इंटरेक्ट करता है क्रिप्टोक्रोम के साथ को, तो वो कहाँ पे करता है, इस डोमेन के साथ करता है, सी टर्मिनल के साथ करता है. अच्छा, जो एन टर्मिनल होता है ये एक फोटो सेंसरी डोमेन होता है, और इस रीजन में फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन भी प्रेजेंट होता है. यही रीजन जो है वो फोटोलाइज से सिमिलर होता है, इसीलिए इस रीजन को फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन कहा जाता है. ठीक है. और यहाँ पे बाइंड करते हैं MTHF और FAD जो कि टैरिन और फ्लाविन होते हैं. ठीक है. जो कि बेसिकली लाइट को सेंस करते हैं. तो डे टाइम में क्या होता है, जैसे ही ब्लू लाइट आएगी इस ब्लू लाइट को MTHF और FAD जो है वो रिसीव करेंगे. इसको जैसे ही ब्लू लाइट ये रिसीव करेंगे तो यहाँ पे जो सी टर्मिनल है यहाँ पे फोस्फोराइलेशन हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगा तो ये जो क्रिप्टोक्रोम है ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ये क्या काम करता है वो सब चीजें हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. ओके. फिर स्ट्रक्चरल डोमेन जो है क्रिप्टोक्रोम के वो कौन कौन से होते हैं ये देख लिया हमने. फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन होता है,
और उसके ऊपर ही फ्लाविन और टेरिन जो है ये बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, फ्लेविन को एफएडी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 450 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है। टैरिन जो है वो एमटीएचएफ होता है, ये 380 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्रिप्टोक्रोम जीन्स जो हैं, जैसे दो जीन्स हैं, क्राई1 जीन और क्राई2 जीन। क्राई1 जीन जो है वो क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन 1 को कॉड करेगा, इसी तरीके से क्राई2 जो है वो कॉड करेगा क्राई2 क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्ट्स और प्लांट्स में जो क्राई1 होता है ये कंट्रोल करता है सर्कैडियन रिदम को, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट मैनर में। तो क्राई1 का क्या फंक्शन होता है कि वो सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है लाइट डिपेंडेंट मैनर में। क्राई1 जो है ये लाइट स्टेबल होता है, क्राई2 जो है लाइट सेंसिटिव होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि कौन सा लाइट स्टेबल होता है, कौन सा लाइट सेंसिटिव होता है, और ये दोनों ही न्यूक्लियर जीन होते हैं। पता चला कल क्वेश्चन आ गया कि क्राई1 जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है और आप उसको ठीक करके आ गए, तो ये ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियर जीन होते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोक्रोम के मैकेनिज्म को, राइट। सो यहाँ पे क्या है, डार्क में क्या होगा, जो क्राई1 है, क्राई1 प्रोटीन जो है ये इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉप1 जो है वो HY5 के साथ बाइंड करेगा स्पावन की हेल्प से और HY5 का डिग्रेडेशन करा देगा। लाइट टाइम में क्या होगा, जो क्राई1 है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि उसके क्राई1 के ऊपर जो है टैरिन और फ्लाविन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं, टैरिन और फ्लाविन, वो लाइट को सेंस करते हैं, जिसके कारण इसका जो सी टर्मिनल होता है वो फोस्फोरेलेट हो जाता है और लाइट में क्राई1 एक्टिव हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब ये क्राई1 एक्टिव होगा तो ये कॉप1 और स्पावन को अपने साथ बाइंड करा लेगा, जिसके कारण अब वो HY5 प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। कौन? कॉप1। ठीक है, और उसका डिग्रेडेशन नहीं करा पाएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉप1 होता है वो क्या होता है, एक यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो कि प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क में तो क्या होगा, HY5 का 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब इनको बाइंड करा लिया क्राई1 ने, तो HY5 जो है वो फ्री रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, जो ब्लू लाइट है, यहाँ पे ये स्टेप्स दे रखे हैं इसी को ही समझाने के लिए, मैकेनिज्म को ही समझाने के लिए। ब्लू लाइट जो है वो फोस्फोरिलेशन कोज करती है, कहाँ पे, जो सी टर्मिनल है वहां, और एक्टिवेट करती है क्राई1 जीन। अब जो क्राई1 है वो बाइंड करेगा कॉप1 और स्पावन के साथ, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे। HY5 जो है वो फ्री रहेगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करेगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। अच्छा, जब ये सीसीटी, अगर इस सीसीटी को ओवर एक्सप्रेस करवा दिया जाए, मतलब क्राई1 सीसीटी जो प्रोटीन है इसको अगर ओवर एक्सप्रेस करा दिया जाए, तो ये डार्क में भी कॉप1 को बाइंड करके रखेगा। ठीक है, तो डार्क में भी कॉप1 को बाइंड करके रखेगा, तो क्या होगा, HY5 फ्री रहेगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो डार्क में भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर उस प्रोटीन को हम ओवर एक्सप्रेस करा दें तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल है एक्सप्लेन करना। अब क्रिप्टोक्रोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक तो ये एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प करता है, स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है। देखिए, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए ये एक मेन फोटो रिसेप्टर नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है उन पॉइंट्स पे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्रिप्टोक्रोम जो है वो मेनली एंथोसाइनिन प्रोडक्शन में, सर्कैडियन रिदम में हेल्प करता है। उसके अलावा ये फोटोट्रोपिज्म में भी हेल्प करता है। फोटोट्रोपिक मूवमेंट पता होगा आप लोगों को कि लाइट के टुवर्ड जो मूवमेंट होती है एक प्लांट की, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, स्टेम इलोंगेशन का इनहिबिशन कराना,
ये क्राइवन का काम होता है, कोटिलिडन के एक्सपेंशन कराना ये क्राइट2 जीन का काम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्राइवन का कौन सा फंक्शन है, क्राइट2 का कौन सा है, और ये फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं कि अगर सपोज हमने क्राइवन को म्यूटेट करा दिया। म्यूटेट करा दिया का मतलब है कि क्राइवन अपना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एंथोसाइनिन प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हो जाएगा। वाइल्ड टाइप में जब वाइल्ड टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्राइवन नॉर्मली काम कर रहा है, लाइट में और डार्क में नॉर्मली काम कर रहा है, तो क्या होगा, एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल दिखाई देगा। अगर इस क्राइवन को ओवर एक्सप्रेस करा देंगे तो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन हाई दिखाई देगा, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन का मतलब समझ आया कि क्राइवन जो है वो डार्क में भी काम कर रहा है और लाइट में भी काम कर रहा है। अच्छा, ये दूसरा केस है जिसमें हम हाइपोकटाइल इलोंगेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब क्राइवन को म्यूटेट करा दिया, म्यूटेट मतलब उसका फंक्शन रोक दिया, तो उसके कारण क्या होगा, हाइपोकटाइल का इलोंगेशन होगा। हमें पता है ये स्कोटोमोर्फोजेनेसिस का कैरेक्टर है हाइपोकटाइल इलोंगेशन, तो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। वाइल्ड में नॉर्मल हाइट देखने को मिलेगी, और जब क्राइवन को ओवर एक्सप्रेस करा देंगे तो हाइपोकोटाइल का इनिबिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोट्रोपिन और जियाजेंथिन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है CSIR नेट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तभी आपको समझ आएगा कि कितना आप गेन कर पाए। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।